नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज न्यूज़। 18 तारीख का जो न्यूज़ है पहले इसी को हम लोग कवर करते हैं। न्यू दिल्लीज पेरिलियस रिकैलिब्रेशन विद द तालिबान। तो अभी क्या हम लोग देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में पहले क्या रिलेशन था? क्या चल रहा है इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में, अभी क्या चेंजेज है? हम्म। अभी कौन तालिबान में कौन गवर्न कर रहा है इस समय? अफगानिस्तान में तालिबान गवर्न कर रहा है, ठीक है। पहले इंडिया तालिबान को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखता था, अब वही गवर्न करने लगा, तो अब हम उसको कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि ठीक है आपका गवर्नमेंट है, हम बुला रहे हैं कि आप अपना एम्बेसी भी बना लीजिए। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर सिर्फ टेररिस्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन होता तो अलग बात है, अभी भी वो वुमेन्स के खिलाफ काफी रिप्रेसिव डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स में जाने से बैन कर दिया है, स्कूल छोड़िए जॉब करने से बैन कर दिया है, जॉब छोड़िए नेशनल पार्क में जाने से बैन कर दिया है, ये हालत है। नियर अबाउट दे हैव बैन एवरीवेयर। स्कूल चिल्ड्रन तक को कहा है कि आप मत जाइए स्कूल्स में, ठीक है, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो अपना अपना इंटरप्रिटेशन है धर्म का, दिस इज द वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन। जॉब से हटा दिया, ब्यूटी पार्लर में जाने से हटा दिया, सोचिए कितने लोगों का अपना रोजी रोटी चली गई इस चक्कर में। तो दैट इज द केस। तो यहाँ पे है कि इसको आजकल जेंडर एपर्टाइड कहा जा रहा है। जेंडर एपर्टाइड। अपार्थीड का नाम कहाँ सुना था आपने? अपार्थीड कभी सुना है पहले? साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे ब्लैक्स के साथ उन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया कि एकदम डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, कि उनको एकदम एक्सक्लूड करके रखना है। सेम नाउ अफगानिस्तान में वो वीमेंस के साथ चल रहा है कि आप इस कंपार्टमेंट में नहीं बैठ सकते हैं, आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। दिस इज ऑल द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन। तो इसी को लेकर पूरा डिस्कशन है कि इंडिया अगर अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वी शुड प्रमोट, क्योंकि नेशंस के जैसे हम देखेंगे हमारा रिलेशनशिप नेशंस के साथ होता है, लेकिन साथ साथ हम आइडियोलॉजिकली भी तो देखते हैं कि किसको हम प्रमोट कर रहे हैं। अगर तालिबान को प्रमोट कर, बहुत से देश अभी नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बहुत मिनिमम देश, लेकिन ये है कि हमारा ऐसा नेबरहुड है, उसको बहुत ही इमीडिएट नेबरहुड भी कह सकते हैं, एक्सटेंडेड नेबरहुड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो रिलेशनशिप देखिए, उधर से जो बलूचिस्तान पे अटैक हो रहा है, उधर उनका पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रहा है, हमारा पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रहा है। तो एज पर द कौटिल्य, अफगानिस्तान शुड बी आवर नेचुरल एलाई। होता है ना कि बॉर्डर उनके साथ है, हमारे साथ उनका बॉर्डर नहीं है, तो एक तो हम मित्र हुए, ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजी हमारी सेम नहीं है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और तालिबान दे विल बी फाइटिंग, क्योंकि उनका बॉर्डर का अभी भी रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? क्या सही तो बोल रही हो यू? क्या क्या बोला है? हाँ, के बीच में बॉर्डर। जो भी बोल रही हो बोलो, यू शुड स्पीक। गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग तो नहीं है, खैबर पास। पास है वो, लाइन होगा ना। वेरी गुड, डूरैंड लाइन है। डूरैंड लाइन बहुत करीब करीब, ये सी वाज क्लोज, ठीक है। तो दैट इज द डूरैंड लाइन, ठीक है। डूरैंड जो थे उन्होंने ही लाइन को वो किया था, इसीलिए उसका नाम डूरैंड लाइन है। तो ओवरऑल डिस्कशन यही है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से नेचुरल एलाई है, ये सब डिस्कस किया हुआ है। गालिब लिव्ड द लाइफ ऑफ पोएट बोथ ए ड्रीम एंड नाइटमेयर। तो यहाँ पे गालिब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि गालिब की क्या लाइफ थी। आप सभी ने पोएम सुना होगा। कब गालिब का ड्यूरेशन था? गालिब, गालिब का नाम सुना है ना? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये सब पोएम्स हैं। ये सब पोएम सुने होंगे। कहाँ पे था? आगरा में नहीं, मतलब वेस्ट यूपी ही है, पर नॉट इन आगरा। 1890। 1890 नहीं, ज्यादा आप आगे चले गए। यस, क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे है, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ है कि
जो गालिब का जो लाइफ था, मेन इट वाज ड्यूरिंग द लास्ट जो हमारे नवाब, ये दिल्ली के जो मेन क्या थे इम्पेरर, कौन था लास्ट इम्पेरर? हाँ, मुगल इम्पेरर बहादुर शाह जफर, ठीक है, सेकंड। तो उसके टाइम पे थे, और वहां पे देखिएगा कि उनको कई बार काफी एक तरीके से जुआरी समझा जाता था स्टार्टिंग में, कि ये जुआ को प्रमोट करते हैं, गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनको मेन अपना मेंटर बना लिया था जो मुगल इम्पेरर थे, ठीक है। और उन्होंने माना जाता था है कि जो सल्तनत पीरियड है और मुगल पीरियड का जो हिस्ट्री है उन्होंने पहली बार लिखा। वैसे पहले लिखा गया था, इनके भी जो हिस्ट्री है उसको भी रिकॉग्नाइज बाद में किया गया। तो बाद में इनको बहुत ही बेकार से इनको जेल वेल में डालने तक की बात हुई थी। ही वाज फ्रॉम द शाहजहानाबाद, शाहजहांबाद है ना यहाँ पे बरेली के बगल में, तो ही बिलोंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, जस्ट इट हैज बीन मेंशन्ड। तो थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा। नाउ वी विल शिफ्ट टू द जीएस पेपर 2। पहला न्यूज जो है दैट इज द ट्रेड डिस्कशन विद द यूएस पॉजिटिव से ऑफिशियल्स, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास चल रहा है मेन न्यूज है मिशन 500, यहाँ पे मेंशन है मिशन 500 के अंडर में इंडिया अचीव करना चाहता है कि हमारे बीच में जो ट्रेड है दैट शुड बी द रीच टू द 500 बिलियन। अभी कितना है? 200 बिलियन डॉलर के पास है। तो दिस इज द मेन एम। बाकी की तो यहाँ पे मेंशन है कि लड़ाइयाँ जो चल रही हैं कि उन्होंने बढ़ाया, हमने बढ़ा दिया, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। जो हम लोग कंटिन्यूअसली ये सब डिस्कस किए हैं कि कार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और भी जो उनका डिमांड है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक कार टेस्ला बेचना चाहता है, बीच में वो इतना ज़्यादा टैरिफ से परेशान हो गए थे कि इंडिया में अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते थे फैक्ट्री। तो ये सब अभी तो ट्रम्प का रूल आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं टैरिफ कम करवाएंगे। ओवरऑल फायदा तो लोगों का है, हम ही लोगों का है। अगर टैरिफ कम हो जाए तो फायदा आम जनता को है, कंज्यूमर्स को, लेकिन दिक्कत किसको होगा? इंडस्ट्री जो यहाँ पे है उनको दिक्कत होगा, ठीक है। तो देयर इज मतलब एक मिडिल पाथ हो कि हमें भी फायदा हो जाए, हमें कार सस्ता मिले, हमें वाइन सस्ता मिले, हमें और भी जो प्रोडक्ट वहां से आते हैं वो सस्ता मिले, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी सस्टेन कर जाए। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस टाइज। तो यहाँ पे जो हम लोग मेन फोकस एरिया कर रहे हैं दोनों देशों के बीच में, जो हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, खासकर जो मुद्दा है न्यूजीलैंड के साथ वो डेयरी को लेके, डेयरी प्रोडक्ट के जो टैरिफ है उनको वो कम करवाना चाहते हैं। और इंडिया को बहुत डर है कि अगर डेयरी प्रोडक्ट का हम कम कर दें तो दे आर वेरी एडवांस, उनकी जो काउज हैं, जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है बहुत हाई है। हमारे जो मैक्सिमम जो जर्सी ये जो वैरायटी है सब हम लेके आते हैं उनका वो मिनिमम प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो हमारे वहाँ कंज्यूमर को अगेन फायदा होगा। हमें जो ये सब योगार्ट खाते हैं, आप लोग कभी आप योगार्ट जो 55-60 रुपए का छोटा सा पैकेट देते हैं वो बहुत महंगा ऐसे पड़ता है, लेकिन अगर हम फ्री ये सब टैरिफ कर दे थोड़ा सा तो मुश्किल से 15-20 रुपए में पड़ेगा। जो जितनी भी चीजें हैं, ये हमारी दूध काफी सस्ती हो जाएंगी, जो अभी कितने रुपए लीटर के करीब में है, 65 रुपए लीटर, मुश्किल से अभी ये घट के 35 रुपए 40 रुपए हो जाएगी। उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत है। अभी तो मिल्क कितना है? 34 रुपए की एक पैकेट मिले या आधी लीटर वाली, दुगना करे तो 68 होगा। 1 लीटर का खरीदिएगा तो 66 का मिलेगा, किसी का भी 65-66 चल रहा है। लेकिन अगर ये टैरिफ रेट हम कम कर दें तो न्यूजीलैंड इज वेरी हाई प्रोडक्टिविटी, खासकर मिल्क प्रोडक्शन में, तो वो इस पे काफी, एक तो हमारा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, हमारा जो खाने का थाली होगा वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। योगर्ट का हम लोग खाते हैं, दही सही काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें मिल जाएंगी। यहाँ पे मेन हो रहा है कि डिफेंस को भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए। डिफेंस इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीन बाय दैट? अगर डिफेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, बताइए आप लोग। गवर्नमेंट तो ऐसे भी डिफेंस प्राइवेट के अंडर में कहाँ पे है? कोई ऐसा है जो चीज हम
डिफेंस का प्राइवेट को दिया। अंबानी कुछ करते हैं डिफेंस में? डिफेंस इज मैक्स इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, जैसे हम और देशों के साथ करते हैं, एक ग्रुपिंग बना देना, 2+2 टाइप का डायलॉग परमानेंट करना, जैसे हम यूएस के साथ कर रहे हैं, जापान के साथ कर रहे हैं। ये सब चीजें न्यूजीलैंड के साथ नहीं है, ये सब हम प्रमोट करेंगे, सिंपल। और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कंबाइंड टास्क फोर्स 150 फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम ये बढ़ावा दें। इस तरीके का कुछ कुछ नाम देके वो स्टार्ट करेंगे। लिंग 2 कमेटी किस लिए था? लिंग 2 कमेटी का नाम कभी सुना है? यूनिवर्सिटीज में इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सब पे इन्होंने, ये लिंग 2 ही तो है। ये सब चीजों पे इनका रिपोर्ट आया था, तो इसी बेसिस पे। नेक्स्ट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट in Telangana to be placed in no Supreme Court not SCs in the Telangana to be placed in 3 groups to provide 15% quota। तो अभी हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी द सब ग्रुपिंग इनटू द SCs कैटेगरी। सब ग्रुपिंग का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द सब ग्रुपिंग? क्या था सब ग्रुपिंग का मतलब? आप बताइए। उसमें कुछ फॉरवर्ड हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ बहुत पिछड़े हैं, कई कैटेगरीज हैं। जैसे कि ओबीसीज में हम देखते हैं कि क्रीमी लेयर्ड है और नॉन क्रीमी लेयर है, 2 कैटेगरी है। वैसे ही हमारी कोशिश है कि हम जाके एससीज कैटेगरी है उसमें भी कई ग्रुपिंग बना दें एज पर देयर डेवलपमेंट, की कौन कितना ज्यादा आगे है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने 3 ग्रुप बना दिया है। ठीक है, दिस इज द जस्ट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्दर क्या होता है। पहला स्टेट है जिन्होंने ग्रुपिंग किया है, तो इन्होंने डिवाइड किया है कि पहला जो 1% रिजर्वेशन दिया है, फिर दूसरे ग्रुपिंग को इन्होंने दूसरे लेयर में बांट दिया है, और थर्ड ग्रुपिंग को अलग अलग कम्युनिटीज है एज पर देयर डेवलपमेंट। यही होता है ना कि उसमें कुछ बहुत ज्यादा पीछे हैं, जैसे कि आप एससीज में देखिएगा, एसटीज में देखिएगा, उसमें भी कुछ ऐसे है कि मैक्सिमम चीजें वो लेके जाते हैं। यूपी के ही एससीज में देखिएगा कुछ कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी है, जाटो कम्युनिटी है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो मैक्सिमम लेके जाते हैं यूपी का। ठीक है, ऐसे ही आप एसटीज में चले जाइए तो मीनाज हैं, तो मैक्सिमम लेके चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जो मैक्सिमम बेनिफिट को लेके चले जाते हैं, ऐसे में काफी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, ओबीसी का इन्होंने बढ़ा के 42% करा है। ओबीसी रिजर्वेशन जो दिया गया था वो किस बेसिस पे दिया गया था? ओबीसी का जो बेसिस है वो इनकम नहीं है। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर तो इनकम बेसिस पे, ओबीसी तो हमेशा कास्ट पे ही रहा है, कास्ट बेसिस है। और इसका जो रिपोर्ट आया था, मंडल कमीशन रिपोर्ट आया था, बाद में इंदिरा साहनी केस के थ्रू हमने क्रीमी लेयर लाया था, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, लेजिटिमेसी दिया था। ठीक है, तो ओबीसी का जो था स्टार्ट हमारा देखते हैं, दैट इज बाय द मंडल कमीशन। उनका रिपोर्ट आया, उन्होंने कहा था कि 52% जो है वो पॉपुलेशन ओबीसीज का है, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन की बात कही वो 27% का कहा था, क्योंकि अगर 52% कहेंगे तो जो 50% का क्राइटेरिया है वो ब्रीच करेगा। नॉर्मली ये माना जाता है कि नेचुरल जस्टिस अगर आप देना है तो 50% आप कम्युनिटी के हिसाब से दे दीजिए, 50% आप दे दीजिए एज पर द मेरिट, ये है मेन। ठीक है, लेकिन अभी तो सब ब्रीच कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब इकोनॉमिक बेसिस पे हमने दिया है तो 10% बढ़ा के वो 60 पे ले गए हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो नेचुरल जस्टिस पे है कि 50% हम जो सोशल जस्टिस है उसको प्रोवाइड करेंगे, और जो 50% है वो हम मेरिट बेसिस पे देंगे, यही मेन बेसिस है। तो ये आप मेनली देखा गया। नेक्स्ट न्यूज है रेसिपी फॉर द फेलियर, द यूएस शुड इंगेज विद द हौतीज इंस्टेड ऑफ बॉम्बिंग यमन। तो अभी कल का न्यूज देखा था, परसों का न्यूज, कि कंटिन्यूअसली यूएस बॉम्ब कर रहा है। एंड हौतीज, हु आर द हौतीज? हौतीज का जो असली नाम है दैट इज द अंसर अल्लाह।
ठीक है। इसके जो लीडर थे उनके नाम पे इसका नाम हाउतीज हो गया। ठीक है। हाउतीज आर द सेक्ट फ्रॉम द सिया, सिया से बिलोंग करते हैं, ईरान का सपोर्ट है। ठीक है। यमन का जो कैपिटल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यमन? क्या है? शाना। ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक जगह पे जहाँ पे अटैक हुआ है दैट इज द सद्दा, ये हिली एरिया है जहाँ पे मेनली उनके माना जाता है कि यमेन्स मूवमेंट बहुत ये हौतीस मूवमेंट है वो बहुत टॉप पे है। तो ये सब चीजें आप मैप में देखते रहिएगा। बाबल मंदाब कहाँ पे है? बाबल मंदिर, हाँ। रेड सी की जो एंट्री हो रही है बाबल मंदाब, वहां पे एक स्ट्रेट है, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्सिया वाले गल्फ ऑफ पर्सिया में है। ठीक है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि ये सब चीजें बार बार न्यूज में है, ये यूपीएससी पूछता है इस बेसिस पे क्वेश्चंस। व्हाई आर द इलेक्टोरल रिफॉर्म नेसेसरी? यहाँ पे पूरा डिस्कशन है कि व्हाई वी नीड द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्यों जरूरत है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का? क्यों जरूरत है? खासकर इलेक्टोरल रोल को लेके जो काफी हमें ये चल रहा है उसको लेके है कि कैसे इसको रिफॉर्म किया जाए। आप देखिएगा कि पूरा प्रोसेस जो है वो, एक तो डिबेट चल रहा है कि मशीन का यूज करें या आप बैलेट का यूज करें। ठीक है। और दूसरा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स है ये सबको कैसे रिफॉर्म किया जाए, क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो कितना हाईलाइट किया जाए। ठीक है। तो ये सब बातों पे मेन यहाँ पे डिस्कशन है। सो व्हाई वी आर वांटिंग फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म? सबसे पहली बात, जब हमने स्टार्ट किया था इलेक्शंस, पहला इलेक्शन जब हुआ था तो हर एक जो कैंडिडेट होते थे उनके लिए अलग बॉक्स बना रहता है। अभी तो हम लोग ईवीएम सिस्टम पे चले गए जहाँ पे एक ही बैलेट पैड होता है, उस पे हमें सारे निशान होते हैं, वी हैव टू जस्ट वोट पोल एज पर जो भी कैंडिडेट होते हैं। तो स्टार्टिंग में आप सोचे कितना कम्बर्सम था कि अलग अलग बॉक्स था, जिसको आप वोट दे रहे हैं तो उसमें भी आप स्टैंप लगाइए डालिए, और जिसको नहीं वोट दे रहे हैं उसमें भी आप ब्लैंक पेपर डालना होता था। दो इलेक्शंस में ऐसे हुए। जो थर्ड इलेक्शन हुआ तो वहां पे हमने एक बैलेट पेपर में सारे जितने भी साइंस थे वो हमने स्टार्ट किए। ग्रेजुअली जब हमने ईवीएम स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंट इसका कब स्टार्ट किया था ईवीएम्स का? 13-14। आप लोगों का कब हुआ था? केरल, अच्छा केरल से हुआ था ये। हाँ, केरल काफी सही। कब? 19 कब? गुड। 1982 में पहली बार हमने स्टार्ट किया केरल से। और इसको पूरे इंडिया लेवल पे कब स्टार्ट किया? 2004, जब मनमोहन सिंह को हम लोग इलेक्ट किए थे तो उस समय पूरे इंडिया लेवल पे पहली बार। ये सब रिफॉर्म प्रोसेस है जैसे जैसे ये सब हुआ है। ठीक है। वीवीपैट कब स्टार्ट किया? नोटा कब स्टार्ट किया? 13-14 में। ठीक है। 14 से हमने इंट्रोड्यूस किया। कौन सा जजमेंट था? लिली थॉमस केस में नोटा के लिए आया था। ठीक है। उसके बाद दोबारा हम वीवीपैट पे आए। अभी मुद्दा जो चल रहा है वीवीपैट को लेके, क्या मुद्दा है वीवीपैट को लेके? हम्म। 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 जो कभी वोट तो दिया नहीं होगा अभी, तो यू आर नॉट क्रॉस दैट एज। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जब आप वोट देते हैं तो साथ साथ एक छोटा सा स्लिप निकलता है, और उसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जिस कैंडिडेट को आपने दिया है उस कैंडिडेट को आपका वोट गया है कि नहीं। फिर वो बहुत कम देर के लिए विजिबल होगा, फिर वो एक बॉक्स में वहीं पे सील हो जाता है। ठीक है। लेकिन वेरिफिकेशन के लिए वो हम लोग स्टोर करके रखते हैं कि बाद में अगर कभी चले कि इस ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी तो बाद में हम
जो वीवीपैट है उससे हम उसको वेरीफाई करें, ठीक है। तो अभी जो है वो सेलेक्टेड हम किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ ही जो ईवीएम्स है उसी को हम सेलेक्ट करके करते हैं। जो अपोजिशन कह रहा है वो कह रहा है कि 100% कीजिए, ठीक है। तो ये मेन डिमांड इज द फ्रॉम द अपोजिशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि 100% ऐसे भी नहीं करा सकते, क्योंकि ये एक तरीके से लॉजिकल नहीं है कि आप उससे अच्छा तो वैलेट ही करा ले। जब काउंटिंग ही पूरे आपको स्लिप का करना है तो वैलेट पेपर का भी वही होता। तो एक तो है कि आप डेमोक्रेसी पे विश्वास कीजिए, थोड़ा बहुत तो विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे दिक्कत है वहां पे हम वेरीफाई करवा ही लेते हैं। तो ये सब चीजें अभी रिफॉर्म में चल रहा है। जो लॉ है इलेक्शंस को गवर्न करता है, तो ओरिजिनल जो लॉ है दैट इज फ्रॉम द, कौन सा लॉ है? ठीक है, 1951 नहीं है, 1950 है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 51 और 52 दो हमारे पास एक्ट हैं। 51 और 50 में जो मेन डिफरेंस है, एक है जो 50 वो इलेक्शन के पहले का जितना प्रोसेस होता है वो 50 में है। इलेक्शन के बाद का जो प्रोसेस है वो 51, कि आपको कुछ गलती किया तो किस तरीके से सजा होगी, डिस्क्वालीफाई होंगे, ये सब 51 में है। रोल्स कैसे तैयार होंगे, किस तरीके से डिवीजन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ये सब 50 में है, ठीक है। तो रोल्स जितना भी प्रिपेयर होता है वो 80-50 के द्वारा होता है। 1980-50 के थ्रू हम रोल्स तैयार करते हैं। और एक सेपरेट रूल है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स 1960, ये मेन गवर्न बॉडी है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे वो हमेशा 324 आएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है? ओवरऑल यही डिस्कशन है। इन लोगों ने बताया कि कैसे कैसे इलेक्शन शुरू हुआ है, किस तरीके से चेंजेस हुआ है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है ये सब इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। पूरे एनालिसिस में इन्होंने यही बताया कि क्या डिमांड है। अपोजिशन कह रहा है कि 100% चाहिए। जो अभी हम कह रहे हैं वो 5 मशीन्स हम लोग करते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी से। पर कंस्टिट्यूएंसी जो है दैट इज 5 मशीन्स, ठीक है। वीवीपैट का भी बात चल रहा है। वीवीपैट में यह है कि बोर्ड मेमोरी जो है माइक्रो कंट्रोलर का 5% ऑफ द ईवीएम, बट ओनली इट्स रिटेन ऑन द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये सब होता है कि अगर आपने कुछ चेंज भी किया है तो हम ट्रेस कर सकते हैं कि ओरिजिनली उसमें क्या था, ठीक है। तो ये यहाँ पे टोटल डिस्कशन है। इन्होंने एक एनालिसिस दिया है कि क्रिमिनल्स जो रिकॉर्ड है वो नियर अबाउट जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 46% जो कैंडिडेट थे जो इलेक्ट होके आए, एमपी बन के आए, उनका जो रिकॉर्ड था वो क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और ऐसे में नियर अबाउट जो हीनियस क्राइम था, जैसे मर्डर हुआ, रेप हुआ, ठीक है, इस तरीके का जो केस था नियर अबाउट 31% जो था वो हमारे लेजिस्लेचर थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है कि ऐसे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका है उनको पब्लिकली डिस्कस किस एक्सटेंट तक करना चाहिए। होता है ना कि कई बार केसेस होता है वो फॉल्स भी लिखा दिए जाते हैं कि नहीं होता है, अपोजिशन इतना ज़्यादा होता है कि ये सब चीज़ें लिखवा दी जाती हैं। लेकिन कई ऐसे जो एमपीज हैं जिनके कन्विक्शन भी हुआ है, आप देखिएगा कई जो लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ जो कन्विक्शन ये सब हुए हैं। तो उसको लेकर डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोका जाए। क्लियर हो रही है ये चीजें, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये वर्ड है जहाँ पे भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हम देखते हैं कि क्रिमिनल्स एंट्री करते हैं इनटू द पॉलिटिक्स। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन डिस्कस। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो डिस्कस हुआ है कि 2024 में जो इलेक्शंस में हुए थे 1 लाख करोड़ स्पेंड हुआ था, ठीक है। 1 लाख स्पेंड जो ये है दैट इज काफी हाई एक अमाउंट है, 1 लाख करोड़ है, ठीक है। इसी बात को लेकर डिबेट चल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे कन्वर्ट किया जाए कि नहीं, कि जो एक्सपेंडिचर है दैट इज इस लेवल पे जा रहा है। खासकर ये इंक्लूड करता है जो पॉलिटिशियंस करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल है, ये अनऑफिशियल इंक्लूड करके है। ऑफिशियली तो 5 नियर अबाउट कितना था, 5,000 करोड़ के आसपास था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था। लेकिन ये जो पैसे बांटने होते हैं, अंडरग्राउंड जो चीजें होती हैं, वो सब मिला के 1 लाख करोड़ तक चला जाता है। यहाँ पे जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उस पर भी बहुत डिबेट चलता है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर से मार्केट को भी कुछ फायदा होता है कि लोगों के पास पैसा जाता है, लोग खरीदते हैं। ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ए भी दिया जाता है कि जैसे इलेक्शन हुए, पैसे बट्टे, लोगों के पास पैसे गए, लोग जाके खरीदेंगे कुछ सामान वामान, तो कुछ लोगों का कहना है कि मार्केट भी बूस्ट होता है।
तो ये कहीं उतना लॉजिकल नहीं है। जैसे कि मानिए लोग पैम्पलेट बनवाते हैं, डिफरेंट अपना डिजिटल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, तो ये सब लॉजिक दिया जाता है। व्हाट इज द टोटलाइजर? एक टोटलाइजर की भी डिमांड हो रही है। टोटलाइजर का नाम सुना है आप लोगों ने? आपने? हम्म, बताइए क्या है, देख के ही बताइए। टोटलाइजर्स का ये डिमांड चला है, जैसे कि जब इलेक्शन होता है तो लोगों को वार्ड के हिसाब से इलेक्शन पता चल जाता है कि इस वार्ड से कितना वोट मिला है। तो ऐसे में होता है कि वो जो कैंडिडेट जीत के आता है वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन करने लगता है कि इस वार्ड से तो मुझे वोट मिला ही नहीं है, तो वहां पे कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कराएगा। जैसा है ना कि जैसे गोरखपुर का एग्जांपल दूं तो रुस्तमपुर है, तारामंडल है, ठीक है, इधर बक्सीपुर है। तो अगर किसी जो यहाँ से जीत के आ रहे हैं उनको ये पता चले कि बक्सीपुर से वोट ही नहीं मिला है, सारा मैं जीता हूँ, तारामंडल से जीता हूँ, ठीक है, अगर उनको अलग अलग सबके वार्ड का, तो वो क्या करेंगे, बक्सीपुर में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, सारा काम जो होगा तालामंडल में होगा होगा। तो ऐसे क्या होगा कि आप तो जीत के सबके लिए आए हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेशन ऐसे स्टार्ट हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इसके लिए हम काउंटिंग करने के पहले एक ऐसा मशीन चाहते हैं जो सबको इकट्ठा कर ले। जैसे नहीं होता है कि हम लोग ऐसे करके कुछ लकी ड्रॉ निकालना है तो सब मिला देते हैं कि अब निकालो, तो पता चलता है कि उसमें सब मिक्स हो जाता है। तो टोटलाइजर भी क्या करेगा, ईवीएम्स के जितनी भी काउंटिंग है वो मिक्स कर देगा ताकि ये ना पता चले कि किस वार्ड से किसको कितना वोट मिला है। तो इसका भी डिमांड काफी चल रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल अच्छा है, आप लोग एक बार और जाके पढ़िएगा, काफी अच्छा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। चाइना वेलकम्स मोदीज कमेंट पॉइंट्स टू 2000 years of the history of the ties between India and China। तो चाइना खुशी हो जाएगा क्योंकि जब आप कहेंगे कि हम में सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। यहाँ पे ये दिक्कत है कि जैसे अभी तो ठीक है हमने करा, फिर चीजें नॉर्मलाइज हो गई, लेकिन जो हमारे आर्मी के चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि चीजें थोड़ी से पहले से बेहतर हो गई हैं लेकिन नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं। चाइना अभी भी उस पोजीशन पे है जो हम पे से एग्रीगेशन, जो हमारा एग्रेस किया था या जो हमसे कैप्चर किया था। जैसे अभी हमने देखा था गलवान वैली का जो झड़प हुआ था, 20 हमारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी, उसके बाद चाइना थोड़ा सा हमारे एरिया में आ गया था। तो ये है कि अभी वो उतनी लड़ाई का माहौल नहीं है लेकिन वो पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन जब आप नॉर्मलाइज कह देंगे तो चाइना के लिए अच्छी बात है, चाइना कह देगा ठीक है वहां तक जमीन हमारा ही है। ये बात हो जा रही है ना, तो यहाँ पे इस बात को लेके काफी अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि चाइना ने हमारा जमीन लिया ही नहीं, आप इंटरनली कह रहे हैं कि जमीन लिया है, जब आप प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंडिया के पोजीशन को वीक भी कर रहा है, लेकिन एक तरीके से ये भी दिखा रहा है कि हमारे और चाइना के बीच में नॉर्मलाइज सिचुएशन जा रहा है। अब जो भी है ठीक है, तो यहाँ अगर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के लिए एक थ्रेट ही है, क्योंकि आप हमारी जमीन में आ जाए, फिर अगली बार आ जाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे तो हम कहेंगे ठीक है नॉर्मलाइज हो गया, फिर लेकिन उतना जमीन तो वो कैप्चर कर लिया ना। हम मुद्दा नहीं बना रहे ना कि आप इतना जमीन हमारा लेके गए। तो दीज आर द थिंग्स, दैट इज अपोजिशन का अपना अलग स्टैंड है, गवर्नमेंट का अपना अलग स्टैंड है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है अपग्रेड हो रहा है, कुछ खास नहीं है इसमें, रिपीटेड है। सीएजी के अपॉइंटमेंट को लेके काफी मुद्दा चल रहा है। व्हाट इज द सीएजी, एक दिन और हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोग बताइए। सीएजी को डिस्कस किया था। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर का अलग डिस्कस किया था, ऑडिटर का अलग डिस्कस किया था। क्या किया था कॉम्प्ट्रोलर में, क्या बोला था आप दोनों में से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर, आप बताइए। हाँ, इंडिया में कॉम्प्ट्रोलर नहीं है, केवल ऑडिटर है। तो ऑडिट का क्या मतलब और कॉम्प्ट्रोलर का मतलब? हम्म, कि सही से उन्होंने
खर्च किया है कि नहीं। सीएजी क्या है? फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा टूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है। सीएजी के ही थ्रू हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सही से पैसे खर्च कर रही है कि नहीं, उसी के रिपोर्ट के थ्रू जानते हैं। और न ही स्टेट न ही यूनियन लेवल, यहाँ तक कि जो लोकल लेवल है वहां पे भी वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज उनको कुछ कुछ सजेशंस देते रहते हैं। तो तीनों लेवल पे कुछ ना कुछ उनका इम्प्रिंट्स है। क्लियर हो रहा है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जैसे मुनीब होते हैं ना, मुनीब बही खाता हमारा मेंटेन करते हैं दुकान पे, होता है कैशियर कि अकाउंटेंट होते हैं, वो पूरा का पूरा देखते हैं कि कहाँ से सामान आया, कितना गया, कितना अकाउंट में है, ये सब चीजें जैसे करते हैं। वैसे देश का जो हमारा बजट कितना पास हुआ, कहाँ से कितना खर्च हुआ, कितना हमारा रिवेन्यू आए, ये सब का जितना भी अकाउंटिंग है दैट इज डन बाय द सीएजी। क्लियर हो रहा है? हमारे और यूके में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यूके में बजट पास होने के पहले भी उनसे परमिशन लिया जाता है कि इस मिनिस्ट्री को इतना देना है, तो इतना सही है कि नहीं। तो वो पहले पूरा हिसाब किताब लगाते हैं कि ठीक है 10,000 किलोमीटर रोड बनवाना है तो इतना पैसे लगेंगे, ठीक है। इंडिया में होता है कि पहले मिनिस्ट्री अपना सब कुछ दे देता है, खर्च वर्च कर देता है, बाद में सीएजी का रोल आता है कि जहां उन्होंने बोला है वहां खर्च किया है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि हमारा जो सीएजी है वो केवल ऑडिटर है, कॉम्प्ट्रोलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब है कि जो इतनी बड़ी इसकी रोल है इनटू द हेल्डिंग अकाउंटेबिलिटी, तो उसका अपॉइंटमेंट जो प्रोसीजर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये मेन हमारा मुद्दा है। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल लिखा है कि सीएजी विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे जब प्रेसिडेंट कह दिया तो ये टोटल किसके हाथ में चला गया? प्राइम मिनिस्टर, जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके एड एंड एडवाइस पे होगा, तो टोटल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब ये मुद्दा आ रहा है कि अगर जो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है तो इस तरीके से हम अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में बायस्ड हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने कंटिन्यूअसली देखा है कि बायसनेस देखा गया है कि पॉलिटिकल थोड़ा सा टिंट हमारे में टिल्टिंग देखा गया है इनटू द सीएजी। अब इसको लेके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके गए हैं प्रशांत भूषण। What is the public interest litigation? PIL का नाम सुना है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बताइए क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? हम्म हम्म ठीक है। देखिए पब्लिक, फिर है इंटरेस्ट, लिटिगेशन का मतलब केस करना, जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट हो और वो आप केस लेके जाएं। नॉर्मल केस आप तभी लेके जाते हैं जहां पे लोकस स्टैंडाई हो। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि आपके खिलाफ जब जुर्म होता है तभी आप जाके कोर्ट में जाते हैं कि मेरे खिलाफ ये हुआ है। नॉर्मल ऐसा नहीं है कि आपका घर तोड़ा जा रहा है, मैं जाके कहूँ कि इनका घर तोड़ा जा रहा है, ये मेरा केस सुना ही नहीं जाएगा। ये पहले देखा जाता है कि आप एग्रीव्ड पर्सन है कि कोई और है, जिसका घर तोड़ा जा रहा है वो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल यही होता है। बहुत ही रेयर केस में है लोकस स्टैंडाई जो हम लोग हैं उसको हटा के दूसरे को भी छूट देते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में होता है कि नॉर्मल जो पब्लिक से रिलेटेड कोई भी सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी जो पब्लिक ओरिएंटेड पर्सन है जिसका समाज में सेवा करने को लेके है, वो लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगा कि एक बड़े ही समाज के अच्छे खासे वर्ग को ये इम्पैक्ट कर रहा है, पर्टिकुलर पॉलिसी या कुछ भी है, तो वहां पे वो केस सुनेंगे और अपना ऑर्डर देंगे। यही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो उसको लेके गए हैं प्रशांत भूषण और उन्होंने ये दलील दी है कि दिस इज वेरी क्रूसियल इंस्टीट्यूशन एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ तक जो अंबेडकर थे हमारे, ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो अगर किसी को उन्होंने कहा था, उन्होंने किसको कहा था? सीएजी को कहा था। जस्ट जो जुडिशरी है उससे भी ऊपर रखा था। उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी आप फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी से ही लेते हैं। जैसे आप अगर किसी शॉप का कैशियर ही चोर हो जाए, अगर वहां पे सही से वो देखे ही नहीं तो वो पूरा शॉप नहीं चल पाएगा। कंट्री भी कैसे रन होगा? जो हमारा फंड है उसी से तो चलेगा। अगर फंड ही सही से नहीं मैनेज करे तो क्या होगा? केओटिक सिचुएशन आएगा। तो यहाँ पे यही है कि जिस तरीके से हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके गए हैं, सेम उसी मैनर में हम क्या चाहिए, एक इलेक्टोरल जो सेलेक्ट कमिटी है वो है,
और सेलेक्ट कमेटी कौन कौन इंक्लूड होना चाहिए सेलेक्ट कमेटी में? सेम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, ये डिमांड चल रहा है। अब यहाँ पे मुद्दा आ रहा है कि देखिए अगर आर्टिकल 148 में जाइएगा वहां पे कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, डायरेक्ट बोला है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि जुडिशरी कहीं इंटरफेयर नहीं कर रही है ना, ये भी तो होगा कि जुडिशरी खुद लॉ बनाना स्टार्ट कर दी। ऑलरेडी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये मुद्दा लेके हमने गया है, दोबारा अगर हम इसमें भी जाएं तो जुडिशरी का ज्यादा इंटरफेरेंस माना जाएगा। तो इस सब चीज को लेके डिबेट चल रहा है। इंडिया गुड ट्रेड डेफिसिट 42 मंथ का लो गया है। मेनली हमारा जो डेफिसिट होता है वो किस किस एरिया में लेके होता है? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि इंडिया जितना एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा है, डेफिसिट तभी होगा। अदरवाइज सरप्लस होता है जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो इंडिया का डेफिसिट किस किस प्रोडक्ट को लेके ज्यादा है? क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, यही सब है। ठीक है, ये सब का अगर हम कम कर दे तो अपने आप ही फिजिकल डेफिसिट कम होगा। तो हमने देखा है कि रिसेंटली ये सब चीजें कम हुई हैं और इसीलिए फिजिकल डेफिसिट अभी लो पे गया है। अभी गर्मी आ रहा है तो जो इन्फ्लुएंजा है वो काफी कॉमन हो जाएगा। दिल्ली में ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, डेंसिटी से मुझे याद आ गया कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि अपर लेयर में क्यों वो बाहर रेडिएट करता है और नीचे क्यों वो एब्जॉर्ब करता है। हम लोग कर रहे थे ना कि टोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और बाहर वाले एरिया में वो रिफ्लेक्ट करता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो इसका डेंसिटी मेन था। मैंने कई जगह ढूंढा, नासा के वेबसाइट पे लिखा है कि जो डेंसिटी है दैट इज हायर इनटू द टोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। जब डेंसिटी पास होती है तो कंडक्शन होने लगता है। कंडक्शन का मतलब एक ने एब्जॉर्ब किया, दूसरे को वो एनर्जी दिया। आपने पढ़ा होगा ना, थ्री मीडियम ऑफ द हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के तीन मीडियम होते हैं। पहला क्या होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है? जैसे कंडक्शन का नॉर्मल सी बात है, अगर कोई रॉड पकड़ा है लोहे का और गर्म किया तो एक जब समय के बाद हमारा हाथ जलता है। कलछुल पकड़ते हैं जब सब्जी चलाते हैं, जलता है जब पूरा स्टील का होता है। ठीक है, तो वो कंडक्शन के ही द्वारा तो आता है, यहाँ से लेके गर्म तो यहाँ होता है ना, यहाँ तक कैसे पहुंचता है? बाय द कंडक्शन। तो डेंसिटी अगर ज्यादा रहेगी तो अगर यहाँ पे टकराया तो वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको पकड़ के वो रखेगा और फिर दोबारा वापस रेडिएट करेगा। आउटर में बहुत डेंसिटी कम होती है। आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर का दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर तक है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है? रेडिएशन डोमिनेट करता है और रेडिएशन में क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा। रेडिएशन में आया फिर वो रिफ्लेक्ट कर दिया, उसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने बोला है कि कूलिंग इफेक्ट होता है और अंदर यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है। दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट न्यूज है कि बैरियर फेस बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, हु आर द कंस्ट्रक्शन वर्कर? जैसे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बन रहा है, रोड बन रहा है, तो वहां पे फैक्ट्री की बिल्डिंग जो बनती है, वहां पे रेलवे की जो अगर आप पटरी बिछा रहे हैं तो वहां पे सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर ही हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का अभी जो मेन इश्यू आ रहा है, उनका जो शेयर है जीडीपी में 9% है। कंस्ट्रक्शन जो आता है दैट इज अंडर द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का ही एक पार्ट माना जाता है कि कंस्ट्रक्शन भी है। तीन पार्ट में डिवाइड है इकोनॉमी। द फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर। यही तीन होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग में है कि जो लेबर है, अभी माना जा रहा है कि लेबर शॉर्टेज हो रहा है। कुछ कंपनीज के जो हेड है उन्होंने कहा है कि लेबर शॉर्टेज है, क्योंकि लेबर एक जगह से दूसरे जगह जाने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो उनका जो
सोशल डिफरेंट जो उनको स्कीम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो उसको मिस कर देंगे। जैसे कि उन्हें फ्री में राशन जो मिल रहा है, उनका जो अभी आयुष्मान भारत का कार्ड है, कुछ इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो मिस कर देंगे, ये मेन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि अब उनका भी दिक्कत है। जो इन्होंने लिखा है कि ये बात सही है कि वो एक दूसरे से दूसरे जगह पे रिलोकेट करने में काफी दिक्कत होती है। पहला दिक्कत ये है कि उनको उनका जो जॉब है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। 2 दिन काम दिया, 3 दिन उन्हें कहा कि मत आना, मेनली ये है। दूसरी चीज ये है कि उनका जो सोशल सिक्योरिटी है वो ऐसे भी हम नहीं इंश्योर करते हैं, खासकर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वेज लेबर पे होता है। ठीक है, तीसरा है कि अगर आप शिफ्ट करते हैं तो आपके जो बच्चे हैं वैसे ही नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ भी रहे होते हैं उनका आप इधर से उधर लेके जाइए। और जितनी इजी दिखती है पेपर पे की ट्रांसफर हो जाती है आपकी स्कीम्स, वो सही में हो नहीं पाती। इतना ज्यादा दौड़ा देते हैं आप कहीं से भी ट्रांसफर करवाएं कि वो एक लेवल के बाद कहता है कि छोड़ ही देते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई है कि व्हाट आर द मेन रीजन। इन्होंने यहाँ पे दिया है कि गवर्नमेंट सेस कलेक्ट करती है ऑन द नेम ऑफ द वर्कर्स, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके वेलफेयर के लिए। इन्होंने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपए इन्होंने गवर्नमेंट ने वेलफेयर के लिए इकट्ठा किया और एक भी पैसा अभी तक इन्होंने खर्चा नहीं किया। आप सोचिए कि इतने कंस्ट्रक्शन वर्कर इतने परेशान हैं, आप उनके बच्चों को देखिए ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, कृषि फैसिलिटी नहीं है, कम से कम इस पैसे का कुछ तो कर दिया होता। तो ये सब चीजें हैं जो इनको मेन इश्यू बना के रखा है। ठीक है, ऊपर से आप कहीं पे भी जाए 50 तरीके का प्रूफ मांगा जाता है। आप नॉर्मल आके यहाँ पे आप गोरखपुर में देखिएगा कि लोगों के पास नहीं देते हैं। आप यहाँ पे रेंट लेने जाइए, रेंट एग्रीमेंट जल्दी जो ओनर होते हैं बनवाने को नहीं तैयार होते हैं। दीज आर द कॉमन थिंग। ये आप छोटे सिटियों में बहुत कॉमन होता है। तो इन सब चीजों को जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा फेस करते हैं। जब आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। जब आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं होगा बच्चों के एडमिशन में दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं वो मांगते हैं ना कि लोकल आप एड्रेस ला के दीजिए। तो ये सब चीजें काफी उनके लिए परेशानी बनती है। यही मेन यहाँ पे डिस्कस किया गया है। रेलवे का अभी क्रिटिसिज्म चल रहा था, तो इन्होंने सफाई दिया है कि रेलवे अभी अच्छे कंडीशन में। ओवरऑल इन्होंने दिया है कि क्या रेलवे का इनकम है, क्या आपका आउटपुट है। आप देखिएगा कि इनकम इन्होंने बताया है कि 2,78,2.78 लाख करोड़ है। जो एक्सपेंडिचर है वो 2.75 लाख करोड़ है। तो आप देख रहे हैं बहुत करीब है, इनका जो रेशियो है ज्यादा फायदा नहीं है। और यहाँ पे इसीलिए देखा जाता है कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है। आप यहाँ पे नीचे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि इंडिया में जो पैसेंजर्स हैं 350 किलोमीटर जाने के लिए जनरल कैटेगरी की जो किराया है वो 121 रुपए है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में भी जाएं तो वहां पे किराया है वो 413 रुपए है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? एटलीस्ट 3 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ये डिफरेंस है ये कहाँ से आ रहा है? घाटा भी नहीं लगा रहे हैं, तो घाटा कहाँ पे ये ट्रांसफर कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? पैसेंजर्स होता है और दूसरा क्या होता है? फ्रेट कॉरिडोर, जिसे मालगाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब जब पैसेंजर्स आपको वोट देगा, सामान तो वोट देगा नहीं। और बिजनेसमैन कितने हैं? मुश्किल से 0.5% जो बिजनेस करते हैं, जो वो भी रेलवे का यूज करते हैं। मैक्सिमम अपना छोटे छोटे गाड़ियां ट्रक यही यूज करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप इनको सब्सिडी दीजिए और आप जितना भी भार है आप किस पे डाल दीजिए? बिजनेसमैन वाले पे, जो भी फ्रेट कॉरिडोर है। जो पैसेंजर का किराया सस्ता रखना एंड जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, जो फ्रेट्स हैं, उनके गुड्स, खासकर जो गुड्स ट्रेन है उनके आप किराए को 4 गुना बढ़ा दीजिए। इसको कहा जाता है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। इनका आप घटा दे रहे हैं, उनका आप बढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? आपका बिजनेस पीछे जाएगा, कॉम्पिटेटिवनेस घटेगा, तो फिर आपका ट्रेड लैग करेगा, और ट्रेड लैग करेगा तो ओवरऑल आप बैक जाएंगे। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। इन्होंने अपने बड़ाई में बोला है कि देखिए पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हम सस्ता चला रहे हैं, लेकिन सस्ता इसलिए चला रहे हैं, इसका मेन रीजन है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो जब भी आप रेलवे का घाटा का बारे में लिखेंगे मेंस का आंसर, तो वहां पे क्रॉस सब्सिडाइजेशन मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। साथ में ये भी सजेशन देना होता है कि कहीं ना कहीं हमें इस पे काम करना है ताकि हमारा ट्रेड थोड़ा कॉम्पिटेटिव हो। तो ये सब चीजें आप मेंशन करते हैं।
यहाँ पे इन्होंने लिया मेन शशि थरूर का है, कोई खास नहीं है, रिपीटेड न्यूज है जो हम यूएस से माइग्रेशन देख रहे हैं और काफी दिक्कतें देख रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। मेन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नियर अबाउट ये इमिग्रेशन होता है उसमें दोनों लोगों का फायदा होता है। मानिए जहाँ से लोग जाते हैं तो उनको जॉब मिलता है, जहाँ पे लोग गए हैं वहाँ को एक बढ़िया दिमाग मिलता है, नई स्किल्स मिलती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी दिया है कि सुंदर पिचाई है गूगल के हेड हैं, सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं, ये लोग हैं कहीं ना कहीं इंडियंस है, माइग्रेशन के ही थ्रू गए हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हम पोलराइजेशन कर रहे हैं उससे ओवरऑल ह्यूमैनिटी को दिक्कत होगा। तो इससे में इस तरीके का अगर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल दिया गया है, फिर इन्होंने दिया है कि कितना उन्होंने वहां से भेजा है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। नियर अबाउट 7,25,000 इंडियंस हैं जो वहां पे डर डर के जी रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, जो अभी भी कभी भी उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि डिपोर्टेशन स्टार्ट हो गया था 2020 से ही, 1100 इंडियंस को ऑलरेडी उसी साल से डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी जो है नियर अबाउट 1,70,000 इंडियंस को इन्होंने डिटेन करके रखा है, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आप अब जब भी लिखेंगे आंसर तो यूज कर सकते हैं। So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.